और चेंज कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी पॉइंट पर एनर्जी मार्क करने के लिए, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि हम लोग आगे सेंटर से डिस्टेंस कितना है, उसके रेफरेंस में हम कैलकुलेट करते हैं। जो एम जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, वो सिर्फ चेंज का है, क्योंकि हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में, और चेंज ही हमें देखना है। और चेंज देखने के लिए हम लोग एक रेफरेंस लेवल पहले मार्क करते हैं कि ये हमारा रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है पूरे क्वेश्चन में, और मैंने कहा था कि अच्छा रहता है नेगेटिव साइन कम से कम तुम्हें दिखाई देंगे और कैलकुलेशन सिंपलेस्ट होंगी। अगर क्वेश्चन के लोवेस्ट लेवल के, क्वेश्चन में जो लोवेस्ट लेवल है जहाँ सिस्टम सबसे नीचे जाता है, उस ये तो इससे नीचे तो कभी गया ही नहीं, उसको रेफरेंस लेवल मार्क करो। एट रेफरेंस लेवल हाइट इज जीरो। तो हम लोग एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि सपोज ये है एक पार्टिकल है, सिंपल पेंडुलम बॉब। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करते हैं इस तरह से होगी। ये पेंडुलम है, ये इसमें घूमता है, मैं घूमता हूँ ऊपर से वापस से ऐसे रिवॉल्व करेगा इन वर्टिकल सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल है और वर्टिकल सर्कल। तो ये तुम्हारा लोवेस्ट लेवल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इससे नीचे कभी नहीं जाएगा ये तुम्हारा रेफरेंस लेवल है। एंड एट रेफरेंस लेवल, अब ये नहीं कि ग्राउंड के ऊपर हो तो रेफरेंस लेवल एनर्जी जीरो होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। एट जहां भी तुम रेफरेंस लेवल लोगे ना, एट रेफरेंस लेवल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। कंसीडर, ऐसे सिर्फ कंसीडर किया जाता है, होती तो नहीं है कि रेफरेंस लेवल के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर वो यहाँ पहुंचेगा, अगर वो यहाँ पहुंच जाता है, उसकी हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल देखो कितनी है, उसकी हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल कितनी है। दिस हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड दिस पॉइंट u1 इज इक्वल टू एम जी इंटू हाइट, हाइट कितनी है आर। कभी वो अगर यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर, तो एंगल जो 60 डिग्री है, इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी बताओगे जरा मुझे, एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पर। एम जी इंटू हाइट, एम जी इंटू हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल कितनी हाइट होगी, कितनी हाइट होगी। हाइट बताओगे कितनी है, ये तुम्हें पता है आर है, ये भी तुम्हें पता है आर है, ये भी आर है। ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे, ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हाइट एक्स्ट्रा है, ये हाइट एक्स्ट्रा है, इस ये मान लेते हैं ये जो है एक्स है। तो हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल फॉर दिस पोजीशन, हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल इज आर प्लस एक्स। एक्स कितना है, एक्स कितना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग को हाइपोटेन्यूज पता है तो बेस और परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है। बेस इज कोस एंड परपेंडिकुलर इज साइन, उसको लिखेंगे एक्स इज आर साइन 60, आर साइन 60। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आर साइन 60 इज आर साइन 60 आर रूट सी बाई टू। मतलब अभी तो हम लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ यही करना है कि एक रेफरेंस लेवल मार्क करेंगे, उस रेफरेंस लेवल के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और
उसके अकॉर्डिंग जिस भी हाइट पर तुम्हें जाना है, एम जी टाइम्स ऑफ दैट हाइट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। और बात ध्यान रखना, एम जी एच यहाँ यूज तो कर रहे हैं हम लोग, एक रेफरेंस लेवल पर जीरो मान रहे हैं, पर जीरो होती नहीं है कहीं भी, जीरो होती है इंफिनिटी पर एनर्जी। ठीक है, तो ये थी स्प्रिंग अर्थ की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग इसको आराम से डील कर सकते हो, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। बाकी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। कल एक क्वेश्चन लोगों ने डिस्कस भी किया था, वो तुमने दोबारा प्रैक्टिस किया होगा, तो आई होप कि समझ में भी आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो उसको दोबारा से बताएंगे। क्योंकि थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ये मत मानो कि तुम बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था वो। तो स्टार्टिंग में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस करने होते हैं, उसके बाद हम इस तरह की क्वेश्चंस को अप्रोच करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वो दोनों तरह से अच्छा होता है कि तो हमें करने में भी इंटरेस्ट आता है और समझ में भी ज़्यादा आता है। इनिशियली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा जो है रिपेल करता है फिर उनसे। चलो, आज मेरा टारगेट है, जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कि स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी आएगी वो भी स्प्रिंग वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस एनर्जी का नाम होगा स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे तो हम लोग कर चुके हैं ये काम, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और 2 बार कराया था मैंने, और थर्ड टाइम यार, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा उसमें कभी कभी टफ लगता है वो कि वेरिएबल फोर्स और ये क्या हो गया। तो देखते हैं थर्ड टाइम। अब हेडिंग स्प्रिंग, हेडिंग तो ऊपर डाल ही दी मैंने, स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी है ये। ये तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब ये जो लाइन है, ये नेचुरल लेंथ की लाइन है। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज एल। मास एम, स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं। अभी तो देखो, नो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मेरा मतलब क्या है? स्प्रिंग फोर्स इज प्रेजेंट इन नेचुरल लेंथ। अभी तो कोई फोर्स नहीं है। इसको हम कंप्रेस या स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच ही करते हैं हम लोग। कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, यहाँ तक ले आए हम इसको। ये मास है, इसको यहाँ तक लेकर के आए, एक्स नॉट।
springs, potential एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। पता है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसको मीन पोजीशन से किसी नेचुरल लेंथ से एक्स नोट तक स्ट्रेच करने में कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और हम पहले कर भी चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स F is equal to minus kx. X is the elongation or compression. Elongation or compression in the spring. तो ये x इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि तुम x नोट तक नहीं पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये जो है वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इसका वर्क आएगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से मीन पोजीशन से या इसकी नेचुरल लेंथ से इसको x एक्सटेंड जब किया था, एक्सटेंशन अभी x है, यहाँ तक इसको लेके आए, इसमें एक फोर्स सेट हो चुका है, ये जो है स्प्रिंग फोर्स है हमारा। ये स्प्रिंग फोर्स है। और ऑब्वियस है कि एक फोर्स बाहर भी लगाया गया होगा, एफ एक्सटर्नल, एक फोर्स बाहर भी है। तो यहाँ से फर्दर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट डी एक्स। उस डी एक्स के लिए वर्क कैलकुलेट, स्प्रिंग फोर्स देखो लेफ्ट साइड में डी एक्स डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, तुम स्ट्रेस को राइट साइड में कर रहे हो, तो डी डब्ल्यू लिख लेते हैं फॉर स्मॉल एलिमेंट। डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी एक्स, डी डब्ल्यू आ जाएगा। इट इज इक्वल टू एफ टी एक्स, एंगल इज 180। और ये क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए स्प्रिंग फोर्स का, तो मैं स्प्रिंग फोर्स लिख रहा हूँ। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमें पता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स, डी एक्स कॉस 180 इज -1। तो ये जो तुम्हारा वर्क डन है माइनस के एक्स डी एक्स, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए जो एलिमेंट मैंने लिया है, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का वर्क डन है। और हमें वर्क डन चाहिए इसको नेचुरल लेंथ से एक्स नोट तक स्ट्रेच करने में, हमको वर्क डन चाहिए नेचुरल लेंथ से एक्स नोट तक स्ट्रेच करने में। तो मतलब इसका कंप्लीट वर्क डन होगा, इस वर्क डन इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस के कांस्टेंट है बाहर ले आए हम पहले ही, एक स्टेप बच जाएगा, एक्स टी एक्स। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हो तुम, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू टू एक्स नोट तक तुम स्ट्रेच करना चाहते हो। तो वर्क डन कितना है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन इज माइनस के, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to x naught minus k by 2, x naught square minus 0 square, and work done by spring force, ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमने कैलकुलेट किया है, माइनस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी
is equal to the negative of work done by conservative force, and that is spring force. Here in this case, the spring force is conservative force. Spring force minus half k x naught square. This is u, and u becomes half k x naught square. And if elongation is x naught, तो मैं ऐसे रखोगे हाफ के बाई टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ elongation और compression. तो potential energy stored, potential energy is equal to k by 2 times of square of elongation और compression. तो दो तरह की एनर्जी हमें डिस्कस करनी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सप्रेशन आ चुका है, and that is half k x square if x is the elongation or compression in the spring. तो आगे और बताता हूँ थोड़ा सा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. मैथमेटिकल डिस्कस करेंगे, पहले बता चुके हैं सारी बातें. मैथमेटिकल डिस्कशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होती है? जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं. पोजीशन अगर चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि पोजीशन चेंज होगी तभी वर्क डन होगा. अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वर्क डन नहीं हो सकता. तो जब पोजीशन चेंज कर रहे हो तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी. हम क्या लिखते हैं? इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. और वर्क डन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. मैंने कहा था मैथमेटिकल लिखना चाहता हूँ मैं सब कुछ. तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डेल्टा एस या एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन. एफ डॉट डेल्टा एस लिखेंगे तो फिर वो सिर्फ कांस्टेंट फोर्स में काम आएगा. तो इन जनरल मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज एफ डॉट डी आर. और ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है. अब वो कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी हो सकता है. कोई भी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स ले आना, ग्रेविटी काम कर रही ग्रेविटी ले आना. चेन कैलकुलेट करना है तो वेरिएबल तुम्हारी पोजीशन रहेगी, आर तुम्हारा वेरिएबल होगा. पहले पोजीशन R1 है, तुम R1 से R2 पर गए, R1 से R2 पर गए. तो ये तो चेंज का फॉर्मूला है. पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने कहा था इनिशियली अगर जीरो हो तो फिर वो एनर्जी इक्वल हो जाती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो होता तो यही है, नेगेटिव एफ डॉट डी आर. पर इंटीग्रेशन वहां से करो ना, इंटीग्रेशन वहां से करो और जहां पर इनिशियली जीरो R1 पर जीरो होनी चाहिए. R1 पर जीरो होगी मतलब कहां पर होगा R1 कोई ऐसी पोजीशन है जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. ऐसा होता है इन्फिनिटी पर, ऐसा होता है इन जनरल, ऐसा इन्फिनिटी पर होता है. और इन्फिनिटी से आर तक तुम लेके आओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी है. R1 से R2 तक इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. और इन्फिनिटी से तुम अगर आर तक इंटीग्रेट कर रहे हो, क्यों इन्फिनिटी से? क्योंकि मैंने कहा था इनिशियली अगर एनर्जी जीरो हुई तो यही चेंज जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. और इनिशियली जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ. तो जीरो कहाँ पर होती है? जीरो इन्फिनिटी पर होती है. जीरो इन्फिनिटी पर होती है.
इन केस ऑफ स्प्रिंग इन्फिनिटी नहीं होता, और स्प्रिंग के लिए स्पेशल केस है। बाकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आती है ये। हर जगह पर इन्फिनिटी एनर्जी जीरो होती है, पर इन केस ऑफ स्प्रिंग, हम लोगों ने क्या देखा है, इन केस ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। एक्स नोट इज द elongation or compression in the spring. The u will be equal to 0 if this x naught is 0, because k and 2 are constants. This k by 2 is a constant term. X naught square is, if x naught square is 0, then only the u will be equal to 0. X naught is 0 means there is no compression or elongation in the spring. It means when spring is it's in natural length, then the potential energy is 0. It means हमें in case of spring जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा where its initial energy is 0. It means when it is in its natural length. मैं उसको लिखता हूँ f dot dr कहाँ से इंटीग्रेट करूँगा स्प्रिंग के लिए, फॉर स्प्रिंग बताओगे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के लिए, यही वर्क डन, कहाँ से इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज हो जाएगी, मुझे बताना चाहोगे कहाँ से इंटीग्रेट करूँ इसको। जीरो टू आर या जीरो टू यस एस, सर, 0 to जहाँ तक भी जाना चाहते हो, वहां से इंटीग्रेट करना है जहाँ जीरो एनर्जी होती है इसकी। और हम फॉर्मूला से देख रहे हैं ऊपर, जीरो एनर्जी होगी when it is in its natural length 0 to r या x नोट, जहाँ तक जाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये तीन फॉर्मूला है इस पूरी पोटेंशियल एनर्जी की कहानी में। एफ की वैल्यू आती रहती है अलग अलग, बदल बदल करके, कभी वो एफ स्प्रिंग फोर्स के नाम पर आता है, तो कभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम पर आता है, तो कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम पर आता है, कभी वो न्यूक्लियर फोर्स के नाम पर आता है। फंडामेंटली पोटेंशियल एनर्जी ये तीन है, और बार बार ये आती रहेगी, और बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, सारे कंसेप्ट पे रिवाइंड करते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा टफ लगे, बाकी है कुछ भी नहीं, तो दो चार लाइन सीखनी होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ उसके ऊपर बेस्ड। एक कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स इज हेल्ड फंक्शन इज गिवन बाय, एक कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो है F इज इक्वल टू K बाय R स्क्वायर। तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसके, अगर फोर्स अगर K बाय R स्क्वायर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हम लोगों ने अभी देखा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, नॉट चेंज, हमें हमारी रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करेंगे, और जहां पर चाहिए आर का फंक्शन चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो लिखें इसको, माइनस इन्फिनिटी टू आर ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें। इसको लिख देता हूँ मैं आर कैप वेक्टर फॉर्म में, इसने दिया नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में फिर इनकम्प्लीट लगता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो एफ और डी आर दोनों में जो है, दोनों में एंगल 0 डिग्री हो जाता है। फिर हम लिखते हैं एफ डी आर cos 0, cos 0 is 1, f is k by r square dr, here k is constant माइनस के 1 by r square का इंटीग्रेशन, 1 by r square का इंटीग्रेशन ये इतनी बार यूज हो गए, बार बार यूज होगा, अगर तुम याद रख पाओ। वैसे तो ठीक है, तुम्हें पता है पावर में ऐड करेंगे उससे डिवाइड करेंगे,
और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद हो जाए, ज़्यादा अच्छा है, -1/r। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इज -1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। माइनस से माइनस बाहर आ गया, k 1/r minus 1/infinity, and something over infinity is 0, ये टर्म 0 रहती है, तो आंसर इज k/r। ये u है, ये u हो गया। समझ में आया क्या? सिंपल सा इंटीग्रेशन करना था। फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? चले आगे। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, है ना। एफ इज इक्वल टू, सपोज यही फंक्शन दिया हुआ है, k/r³ ले लेते हैं इस बार, है ना। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ r। नेक्स्ट टाइम हमने हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फाइंड करो, कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होगा। एज्यूमिंग u potential energy at r naught is equal to 0। हम उस पॉइंट से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं ना जहां पर 0 होती है। मैंने ये लिखा ऊपर कि पोटेंशियल एनर्जी में इंटीग्रेशन वहां से करो, जब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का इंटीग्रेशन चाहिए, सॉरी एक्सप्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन वहां से करो जहां पर एनर्जी 0 हो। तो इस केस में इन जनरल ये इन्फिनिटी पर होता है। इन केस ऑफ स्प्रिंग, यहाँ लिख देता हूँ स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी। In case of springs, F dot dr from 0 to x naught, because 0 is the position where the spring's potential energy is 0. In this expression, F is equal to k by r cube, r cap, potential energy का expression तुम्हें find करना है, and r naught is that position where potential energy is 0। तो मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूंगा इसमें, इंटीग्रेशन की लिमिट वगैरह मुझे बताओ कि मैं u लिखना चाहता हूँ, तो u हमारा होगा माइनस एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक मुझे बताओगे? r0 से r तक। r0 से r तक। The lower limit is the point or position where the potential energy is 0। तो एंगल हमारा हो गया वही सेम, एफ और आर की डायरेक्शन सेम, तो एंगल 0 हो गया। एफ की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो k/r³, और k को मैं बाहर लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अब सेम एक्सप्रेशन है, तो आर स्क्वायर की जगह आर आ गया, और डी आर फ्रॉम r0 टू r, उसमें इंटीग्रेट करो तो पावर इज -3, उसमें इंटीग्रेट करो -2, तो -2/r² इसका एक्सप्रेशन आता है, -2/r², नोट हुआ। तो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस हो गया, तो 2 भी बाहर ले आते हैं, 2 की कांस्टेंट है, 1/r² माइनस 1/r0²। सर ये -2 डिवाइड में नहीं होगा? पावर से डिवाइड करते हैं, पावर से डिवाइड करते हैं तो फिर वो 2 होता है, -2 नीचे आएगा, -2 नीचे आएगा। देखो ये k/2, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया किसी पॉइंट पोजीशन r पर। सेकंड पार्ट में पूछा गया, द फर्स्ट पार्ट इज u, ये फर्स्ट हो गया।
सेकंड पार्ट में ये पूछा जा सकता है कि अब तक हमें कन्फ्यूजन था इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो होती है, तो इस केस में इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी होगी, यू एट इन्फिनिटी। तो एक्सप्रेशन हमारा ये है, इसमें पोजीशन जो हमारी है आर पोजीशन है, आर नॉट तो एक फिक्स पॉइंट है जहाँ एनर्जी जीरो है, ये आर है फॉर डिफरेंट डिफरेंट आर, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस, एंड यू एट इन्फिनिटी, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है उसको इन्फिनिटी पुट करेंगे हम लोग, यू एट इन्फिनिटी इज के बाई टू 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, आर नॉट तो एक फिक्स पोजीशन है जहां पर एनर्जी जीरो है, इट इज के बाई टू, माइनस साइन भी है, 1 बाई इन्फिनिटी इज जीरो, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस के बाई टू आर नॉट स्क्वायर। ये तुम्हारी इन्फिनिटी पर एनर्जी आ गई। तुम्हें अगर कंफ्यूजन ना हुआ हो, सारी बातें समझ में आ गई हो, तो ये इनफ है तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट किया था तो हमने ये क्यों नहीं लिया कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो हो, इंफिनिटी क्यों लिया? मैं आता हूँ एक मिनट वापस। देखिए इस लोअर पोजीशन, इस लोअर लिमिट इज द पोजीशन, इट इज द पोजीशन। वैसे क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर, तो तुम्हें मैथमेटिकल क्लियर तो वहीं करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में, क्योंकि ग्रेविटेशन का पार्ट बनता है, एक चैप्टर है पूरा। इट इज अ लोअर लिमिट, इट इज आइदर जीरो और इन्फिनिटी और सम आर नोट, जैसे अभी अभी एग्जांपल लिया आर नोट, तो आर नोट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है लोअर लिमिट, और इन्फिनिटी भी हो सकती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोअर लिमिट क्या है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है जो तुम्हारी लोअर लिमिट है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। इट इज द पोजिशन, it is a position where potential energy is zero। बस इतना सा मतलब है। अब ये कुछ भी है ना, मेरे को नहीं पता इन्फिनिटी है, जीरो है या आर नोट है, मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को तो वो पोजीशन लेके आनी है यहाँ पर जहां पर एनर्जी जीरो। तभी तो मैंने एग्जांपल लिया ये, एक मिनट रुको। अभी तो मैंने एग्जांपल लिया है कि आर नोट पर अगर जीरो हुई तो लिमिट क्या रखेंगे, तुमने बताया कि आर नोट ही रखेंगे, है ना, तुमने लिमिट खुद पुट कराई है। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि मैं आर नोट लूँ या इन्फिनिटी लूँ या जीरो लूँ, मेरे को तो सिर्फ एक चीज एश्योर करनी है कि जो भी तुम्हारी लोअर लिमिट है, दैट लोअर लिमिट इज द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर वहां जीरो होती तो फिर हम पुट कर देते, पर वहां जीरो नहीं है। उसका काफी बड़ा एक्सप्रेशन आता है, मैं तुम्हें याद करके बताता हूँ, 3/2 ऑफ के मतलब यहाँ जी, सॉरी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 3/2 ऑफ जी m1 m2 by r is the radius of earth। एक्सप्रेशन of potential energy at the center, लिखता हूँ u ओके सर। at center of earth, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो एक्सप्रेशन ये आता है जी m मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जिसको तुम लेके घूम रहे हो कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये एनर्जी आती है, जीरो नहीं है, इसलिए हम वहां से जीरो से इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको। इसलिए हमें तो वो पोजीशन ढूंढनी है जब एनर्जी जीरो हो जाए। तो इन्फिनिटी पर जीरो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की जीरो होती है जीरो पर, स्प्रिंग की एनर्जी जीरो होती है मीन पोजीशन पर, जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में होता है, जीरो से इंटीग्रेट कर दिया। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, आर नॉट इज द इमेजनरी पॉइंट है कोई, आर फील्ड फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एफ इज के बाय आर क्यूब, तो आर नॉट इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, अभी आर नॉट से इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें तो उस पोजीशन से इंटीग्रेट करना है जहां से
जहां पर एनर्जी जीरो हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी का पूरा फंडामेंटल यही है, और ये 4-5 बार आती है पूरी फिजिक्स में। हर बार मैं यही करूंगा, एफ डॉट डी आर एंड इंटीग्रेट फ्रॉम द पोजिशन वेयर एनर्जी इज जीरो टू द पोजिशन वेयर यू नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे करेंगे, है ना? ठीक है। और कुछ चीज़ें हो सकता है अभी तुम्हें बहुत क्लियर ना हुई हो, तो वो चीज़ें एक पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स, कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर होती हैं। अगर तुम उसके उसमें उसके उसमें मतलब ट्राई करो एक बार, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने वैसे तुम्हें इतना कुछ बताने की कोशिश की, अगर ये तुम्हें रिटेन हो गया ना, तो मतलब कोई डाउट ही नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब क्लियर है। ठीक है, चलो हम आगे आते हैं थोड़ा सा। और क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और आ भी सकता है, 45 क्वेश्चन है, मतलब हर टॉपिक को टेस्ट किया जाएगा, डेप्थ तक जाते हैं तब तो। टॉपिक और है, थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग देखते रहे हैं कि डी यू इज अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी आर। हम क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन नॉट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अगर फिर डेल्टा यू करेंगे, इसको डेल्टा यू करेंगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ डॉट डी आर फ्रॉम आर वन टू आर। अगर यू अगर करेंगे तो आर वन इज द पोजिशन वेयर वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इट मे बी इनफाइनाइट, इट मे बी जीरो, इट मे बी आर नॉट, समार नोड, ऐसा कुछ हो सकता है ना? तो भी डेल्टा यू और डी यू में डिफरेंस है। दिस डी यू इज डेल्टा यू इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू डिफरेंट पोजिशन separated by some large distance, not a very small। या हम एलिमेंट्री डिस्टेंस नहीं बोलते आर वन आर टू के बीच में, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट नहीं है बहुत छोटा सा माइक्रो लेवल का, ऐसा नहीं है, लार्ज डिस्टेंस है। जैसे लार्ज मेरा मतलब है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस तरह का डिस्टेंस है। और du is a change in potential energy for elementary displacement। एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट मतलब जब तुम उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस मूव करते हो तो फोर्स थ्रू आउट सेम रहता है। अब दिस डी वैल्यू ऑफ दिस डी आर इज 10⁻⁻15 लेवल, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻20 मीटर, 10⁻⁻30 मीटर, इस तरह की वैल्यू है डी आर। तो डी यू और डेल्टा यू में कंफ्यूज मत होना, एक बार पहले भी आया था तुम लोग शायद, मेरे को थोड़े कंफ्यूज दिखाई दिए। मैं बता रहा हूँ कि डी यू और डेल्टा यू में डिफरेंस है। डेल्टा यू इज अ चेंज फॉर अ लार्ज चेंज, and du is also the change, but for a elementary change in the dependent parameter, जिस पर वो डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, यहाँ पर r पर डिपेंड करता है, तो r में एलिमेंट्री चेंज हम करेंगे। और एलिमेंट्री चेंज से मेरा मतलब है 10⁻⁻20, 10⁻⁻25, 10⁻⁻30 मीटर ऑर्डर का। तो ये R1 से R2 है, तो डेल्टा यू तुम्हारा डेल्टा। तो अभी हम लोग तो ये चीज़ तो मैं डिस्कस कर चुका, पर मेरा अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये नहीं है, मैं थ्री डायमेंशन पर जाना चाहता हूँ। तो डी यू जो है, डी यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी यू इज du minus f dr if a force and displacement are same direction।
du इज माइनस एफ डी आर। तो तुम इसको लिख सकते हो एफ, एफ एफ क्या है यहाँ पर बताओ इधर, एफ क्या है, एफ बताओगे मुझे, एफ क्या है? एफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर तुम्हें कभी कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो कभी कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर। तो फोर्स को तुम कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी हमें इसको कंपोनेंट कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं कि फोर्स जो आया उसको उसको उसके कंपोनेंट्स बताओ, उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, उसका वाई कंपोनेंट कितना है, उसका जेड कंपोनेंट कितना है। इसलिए मैंने लिखा है थ्री डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स हमारा माइनस डी यू बाई डी आर, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर तुम पोजीशन के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हो तो हमें फोर्स मिल जाता है। अगर मुझे कभी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए, वाई एक्स कंपोनेंट अगर फोर्स चाहिए, तो इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, यू को डिफरेंशिएट करो माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और वो वाई और जेड भी होंगे। वहां वाई और जेड भी होंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। और यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कीपिंग कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, उनको चेंज नहीं करेंगे। वाई और जेड को कांस्टेंट मान लो और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल है, तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो अगले, और दो को तुम कांस्टेंट मान रहे हो। ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, नॉट कंप्लीट डिफरेंशिएशन। दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ये है कंप्लीट डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आर का फंक्शन है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और कोई यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। यहाँ पर एक्स वाई जेड में दिया हुआ है तुम लोगों को, एक्स के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, वाई भी वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल है, उनको हम कांस्टेंट मानते हैं, उनको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए एक अलग सा सिंबल है, कंफ्यूज मत होना, मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, है ना, कंफ्यूज मत होना। एक स्पेशल सिंबल है सिर्फ तो बताने के लिए कि ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है, तो एक करली यूज करते हैं हम लोग, ये डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इस तरह का। इसका मतलब वही है जो डी का मतलब है, पर ये क्योंकि वो कंप्लीट है तो डी यूज कर लेते हैं, और ये पार्शियल है तो ये यूज कर लेते हैं। करना डिफरेंशिएशन ही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। if you need to calculate the x component of force, if you if you want to calculate y component of force, then differentiate this an expression of energy with respect to y f z। क्वेश्चन कराता हूँ उसके ऊपर में, एक दो मिलेंगे क्वेश्चन, करते हैं डिस्कशन। माइनस यहाँ पर कीपिंग x and z, x and z constant, यहाँ पर कीपिंग क्या क्या कांस्टेंट, x and y कांस्टेंट। तो डायरेक्शन के बारे में बताने में कोई जरूरत नहीं है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर लगाया है, तो एक्स कंपोनेंट का मतलब आई क्या, इसकी डायरेक्शन है आई क्या, इसकी जे क्या, इसकी के क्या। एक क्वेश्चन देखते हैं,
पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक फोर्स का एक्सप्रेशन तुम्हें, एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है U इज इक्वल टू kxy, फाइंड द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स x Fx कितना होगा, Fx इज माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा एक्स, माइनस जो कांस्टेंट है डेल्टा बाई डेल्टा एक्स kxy, जो कांस्टेंट हमको बाहर ले आओ। और मैंने कहा था जब तुम x कंपोनेंट चाहते हो तो y तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, तो y को भी बाहर लेके आएंगे और k कांस्टेंट दिया हुआ ही है, ky बाहर आ गए। तो अब वो तुम्हारा हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा बताओगे मुझे जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद 1. 1, तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू माइनस ky I क्या। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट k fy जब रखेंगे तो k कांस्टेंट होगा और y कांस्टेंट होगा, सॉरी k कांस्टेंट और x कांस्टेंट, है ना, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो क्या होगा kx बाहर डेल्टा बाई डेल्टा y और अंदर बचेगा y। कंफ्यूजन तो नहीं होना इसमें, ये सब बिल्कुल सेम चीज की है मैंने, क्योंकि मैं y कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो x एंड z कांस्टेंट होंगे, तो x को मैं बाहर ले आया एक्सप्रेशन से, इससे बाहर ले आया x को और फिर ये आ गया, अब ये फिर से आ गया, ये क्या आ गया माइनस के एक्स, इस माइनस के एक्स डायरेक्शन जे एफ जेड, बताओगे मुझे एफ जेड कितना आएगा, kxy minus kxy क्यों जीरो कैसे आया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। के कांस्टेंट जब जेड के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करना चाहते हो, जेड जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहते हो, तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो गए, के भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है, पूरा फंक्शन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स देख लो कितना है, इट इज माइनस के वाई आई कैप, एफ वाई इज माइनस के एक्स जे कैप प्लस जीरो के, ये आंसर, ठीक है ना। आगे चले, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसके ऊपर बेस्ड, और पोटेंशियल एनर्जी मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किस क्वेश्चन में किस तरह से एनर्जी को यूज करते हैं हम लोग, कौन सी एनर्जी कब कांस्टेंट रहती है, और ये चीज है तो 2 लाइन की, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर 7-8-10 क्वेश्चन के आसपास, ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हें पता है, तुम 9th 10th और 8th में भी शायद आ जाता होगा कि क्या होता है ये, है ना। उसका एप्लीकेशन देखना है लोगों कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ इसके ऊपर, सपोज कि यू तुम्हारा है, यू है ए एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई सी वाई जेड क्यूब, ऐसे लेते हैं। एफ एक्स अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, तुम अगर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर जेड प्लस सी। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, ए कांस्टेंट वाई कांस्टेंट, एक्स के डिफरेंशिएट कर रहे हो ना एक्स के रिस्पेक्ट में, बताओ ये समझ में आया, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन ए वाई होगा तो आएगा बाहर क्या, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन ए एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट इज माइनस ए वाई, है ना, माइनस बाहर ऑलरेडी है तो ए वाई आ गया, ठीक है। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2bxz 2bx स्क्वायर नहीं आएगा। थर्ड का डिफरेंशिएशन भी आएगा ना,
टू बी एक्स जेड, क्या जेड भी तो आएगा जेड कहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, चलिए प्लस थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन 0 एफ वाई एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर जेड प्लस सी वाई जेड क्यूब। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ax सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और थर्ड टर्म का cz क्यूब। एफ जेड। ये आई कैप जे कैप अंडरस्टूड है, तो कंपोनेंट एक्स है तो आई कैप, वाई है तो जे कैप। एफ जेड डेल्टा बाई डेल्टा जेड, एक्सप्रेशन इज एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर जेड प्लस सी वाई जेड क्यूब। फर्स्ट टर्म, 0 सेकेंड टर्म एंड b थर्ड टर्म। थर्ड टर्म बताओ। 3z स्क्वायर cy। तो ये ठीक है। तो ये था कि फोर्स अगर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करोगे। क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, अपनी डीसी पांडे में मिलेंगे, एलन में भी मिलेंगे, ये सब आएंगे पक्का, और टेस्ट दोगे वहां भी आएंगे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, सॉरी ये नहीं, मिनिमा मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा और मैक्सिमा। एक फंक्शन अगर गिवन हो तो हम मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमा देख सकते हैं कहाँ पर आएगा। मिनिमा और मैक्सिमा दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो हमें कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी या पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी की जहाँ मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ जरा। फॉर ए फंक्शन टू बी मैक्सिमा और मिनिमा at certain position, the differentiation of that function will be equal to 0। याद है कुछ ऐसा यस सर। कि अगर मैक्सिमा तुम्हें चेक करना हो तो मैक्सिमा के लिए क्या करो कि डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए उसका, या मिनिमा 0 होना चाहिए। हम बात कर सकते हैं यू पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। चलो इसको ना ऐसे ऐसे देखो, एक मैं चीज दूसरी बताता हूँ तुम लोगों को। एक होता है इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, रोटेशन इक्विलिब्रियम बाद में आएगा, रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो। हालांकि कंप्लीट तभी होता है इक्विलिब्रियम, मतलब हर तरह से इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। इक्विलिब्रियम, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज देखते हैं कितना, मतलब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता ताकि कल दोबारा बताऊं तो तुम्हें चीजें कुछ स्मूथ लगे, है ना। पूरा तो हो नहीं पाएगा। इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में खास तरह का इक्विलिब्रियम मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ये हमारा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, equilibrium is the position or state of a particle or body where net force is zero, net force is zero। और हम लोगों ने अभी देखा कि F is equal to माइनस डी यू बाई डी आर या माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। तुम लिखना चाहो तो पर कंफ्यूज मत हो, उसको हटा देते हैं।
माइनस डी यू बाई डी आर, ये होता है। इसके जीरो होने का मतलब क्या है? इसके जीरो होने का मतलब क्या है? एफ जीरो हुआ मतलब डी यू बाई डी आर जीरो हो गया, और डी यू बाई जीरो, डी यू बाई जीरो, डी यू बाई डी आर जीरो होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। यही तो आया था कि कोई चीज मिनिमम मिनिमम या मैक्सिमम कांस्टेंट ही होती है, वो भी उसको भी कांस्टेंट ही बोलते हैं हम लोग। तो ये तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम होगी वहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। और वो जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है, कल बात करेंगे इसकी। और केस ये भी हो सकता है जहां नेट फोर्स जीरो है। थर्ड केस मैं यहाँ लिखता हूँ, थर्ड केस ये भी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है। फोर्स जीरो हो मतलब होने के तीन मतलब है। अगर हम बात करें इन्फिनिटी पर तो वहाँ फोर्स भी जीरो है और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। एफ जीरो होने के मतलब तीन मतलब एफ जीरो होने के, आइदर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, आइदर इट इज मिनिमम और जीरो। फोर्स के जीरो होने के तीन मतलब है। इन्फिनिटी पर बात कर लूं मैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फोर्स भी जीरो है। अब मैं स्प्रिंग की बात कर लूं तो स्प्रिंग में अगर जो ओपनिंग नेचुरल लेंथ में होता है उस टाइम फोर्स जीरो, क्योंकि एफ इज इक्वल टू माइनस की एक्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। जरूरी नहीं है कि एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम हो, हालांकि वही मिनिमम है उस केस में। पर इन्फिनिटी की बात करें अगर हम लोग तो तीन केस हो सकते हैं। मैं स्टार लगाया तो ये कंट्राडिक्टरी है ना, बहुत ज्यादा हम उसको अपने डिसीजन में डाल नहीं सकते। पर फोर्स जीरो होने का मतलब तुम ये अपने दिमाग में रखो, फोर्स जीरो वहां पर, फोर्स एक ऐसी स्टेट है बॉडी की, सॉरी ये इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जहां पर नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो भी जीरो आ सकता है डिफरेंशिएशन, तो मैक्सिमम होगी तो भी जीरो आ सकता है, मिनिमम होगी तो भी जीरो आ सकता है। तो मतलब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब तीन मतलब है। और तीन ही तरह के इक्विलिब्रियम है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पर डिवाइड किए गए हैं। अभी आज तुम यही कंक्लूड करो कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जहां नेट फोर्स जीरो होता है। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स। और तुम बोल रहे हो फोर्स जीरो है, इसका मतलब डी यू बाई डी आर भी जीरो है। और डी यू बाई डी आर अगर जीरो है तो उसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है या फिर जीरो। इसके तीन मतलब है। समझ में आया? क्लियर है आज का? यस सर। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। ये फाइल सेंड करता हूँ अभी, अभी सेंड करता हूँ 1 मिनट में। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। डेट 28 है।